साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी हिंदी माध्यम क्लास 7 के चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। चैप्टर 1 है पादपों में पोषण, एनसीईआरटी हिंदी माध्यम क्लास 7 का बुक है और चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो इस चैप्टर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी इसमें कंटेंट्स होंगे वो सभी को डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज से। बारी बारी से हम लोग सभी कंटेंट्स को देख लेते हैं और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर का डिस्कशन वीडियो भी इस वीडियो के बाद आएगा, तो उस वीडियो को भी आप सभी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पादपों में पोषण चैप्टर 1 है। एनसीईआरटी हिंदी माध्यम क्लास 7 का बुक है और इस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो आइए हम लोग बारी बारी से लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। हम लोग कक्षा 6 में ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। और हम लोग यह भी पढ़ लिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जो है ये भोजन के घटक हैं। यानी यदि हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज की प्राप्ति हो सके। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं और ये जो भोजन के घटक हैं इन्हें हम लोग पोषक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जो है पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, यानी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पौधे के अलावा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी पादप के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि मानव यानी हम लोग भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हम लोग पादप पर डिपेंड होते हैं या फिर पादप को ग्रहण करने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि बकरी है, बकरी और घास खा रही है यानी पादप खा रही है और हम लोग उसे अगर खा लेते हैं यानी बकरी को खा लेते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से हम लोग पादप खा रहे हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। यानी मानव या अन्य प्राणी यानी पादप को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि मानव भी, वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से पादप पर ही निर्भर है। इसके बाद बूझो जानना चाहती है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यानी पादप जो है अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका हम लोग इसी वीडियो में आंसर हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पादपों में पोषण विधि, यानी पादप जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनका पोषण किस प्रकार का होता है, कैसे करते हैं पोषण। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी पादप ही एक ऐसा जीव है जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और ये जो जिस पदार्थ से यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की
मदद से अपना भोजन बनाते हैं, ये सभी सामग्री उनके आसपास ही मिल जाते हैं। यानी जल पृथ्वी के अंदर से मिल जाती है, जो जड़ द्वारा उनकी पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण यानी पर्यावरण से लिया जा रहा है, जो पत्तियों में स्टोमाटा होता है उसके माध्यम से प्रवेश करता है, एवं खनिज भी और जल के माध्यम से ही चला जाता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यानी जितने भी पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो है सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि यानी छोटा से बड़ा अगर होता है कोई भी जीव तो उसका जो है देन भोजन का ही होता है। यदि भोजन ग्रहण नहीं करे तो उसका वृद्धि रुक जाएगी। एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव, यदि हम लोगों को शरीर पे कोई जख्म हो जाती है, कट छट जाते हैं, तो उस भाग का भी सही होना वो भोजन ही एक मूल कारण है, जिसके कारण से वो ठीक हो जाता है। एवं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। और जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं, यानी हम लोग सांस लेते हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी जितना भी हमारे शारीरिक क्रिया हो रही है वो भोजन के ही कारण हो रहा है। यदि भोजन नहीं मिले, हमें ऊर्जा नहीं मिले, तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर आगे देख पा रहे होंगे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा जो भोजन करने की विधि है उसे ही हम पोषण के नाम से जानते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। अतः पत्तियां जो है, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर भी कंटेंट्स है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। यानी पत्तियां जो है भोजन अपना स्वयं बना रही है, इसलिए जो पोषण की विधि हो गई वह स्वपोषण हो गई, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्यजीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। और जंतु एवं अन्य अधिकतर अन्य जीव जो पादपों द्वारा बनाया हुआ भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकती है। ये कह रही है कि यदि पादप जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की मदद से अपना भोजन बना ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना ले रहे हैं। तो इसका भी जवाब आगे इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और इसके बाद देख पा रहे होंगे कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। यानी पादप अपना स्वयं भोजन बना रहे हैं, तो जो भोजन बनता है वो पौधों में बनता कहाँ है। जड़ में बनता है कि तना में बनता है कि फूल में बनता है कि पत्ती में बनता है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। यानी कुछ भागों में ही निर्मित होता है कि कहीं भी बन सकता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और भोजन बनाने के लिए पादपों को जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण, वो प्राप्त कहाँ से करते हैं, और खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और पौधों में जहाँ भोजन बन रही है वहाँ तक वो जो खाद्य सामग्री है, कच्ची सामग्री है, वो पहुँच कैसे रही है। तो इन सभी बातों को हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे आप इस वीडियो में बने रहें। और आगे जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। यानी अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधा जो है
अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पतिया जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पादपों में खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है, तो पतिया जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री है। अतः सभी कच्चे पदार्थ जो है पतियों तक पहुँचनी चाहिए। तो जब पतियों पे पादप अपना भोजन बना रही है, तो जितनी भी कच्ची सामग्री है वो सभी जो है पतियों तक पहुंचनी चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल एवं जल में जो भी खनिज लवण है वो सभी पेड़ पौधों के जड़ द्वारा वो पतियों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बूझो जानना चाहती है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो इसका भी जवाब जो है इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखते चलिए। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी जो जड़ द्वारा जो खनिज एवं जल अवशोषित किए जाते हैं पृथ्वी द्वारा, वो तना के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। और पत्ती की सतह पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। इसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे, और आगे आप देखते रहिए। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यह रंध्र यानी वह जो पत्तियों में छोटा छिद्र होता है पत्तियों पर द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यानी पत्तियों में एक छोटा सा छिद्र होता है जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है, गार्ड सेल द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जल एवं उपस्थित और उसमें उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वाहिकाओं द्वारा, यानी पाइप जैसी संरचना होती है पेड़ पौधों के अंदर, जो तना से होते हुए पत्तियों तक जाती है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जड़ से तना, शाखा होते हुए पत्तियों तक जाती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है, यानी कंटिन्यूअस मार्ग होता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। यानी इसी क्लास 7th में हम लोग ये चैप्टर 1 अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में पदार्थों के परिवहन के बारे में भी हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। यानी पादप के पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि जो सिर्फ खाद्य पदार्थ बनेंगे, खाद्य पदार्थ का जो संश्लेषण होगा वो सिर्फ पत्तियों में ही होगा, पेड़ पौधों के अन्य भागों में जड़, तना और फूल और फल में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की प्रकाश को अपनी ओर संग्रहण करने में, ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। और जो क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को संग्रहण करने का कार्य करती है, उसका उपयोग जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण किया, सौर ऊर्जा को संग्रहण किया, और उस ऊर्जा के माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो खाद्य का संश्लेषण करते हैं। तो चूँकि इसमें प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया गया, इसलिए इसे इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल और प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी जल जो होता है और सूर्य का प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद आगे देख पा रहे होंगे कि इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। यानी प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ही अद्वितीय प्रक्रम है, क्योंकि पादप को के अलावा और कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। यानी पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी सूर्य की ऊर्जा नहीं हो, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े तो पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी, और यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी तो वो भोजन नहीं बना पाएगी। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी यानी मानव जाति भी, वो इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से पादप पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादप भोजन नहीं बनाएंगे, पादप भोजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग को भी भोजन नहीं मिल पाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, यानी खाद्य सामग्री भोजन उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। और हम लोग जो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मुक्त होती है, विमुक्त होती है, निकलती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के माध्यम से लेती है और स्टोमाटा के माध्यम से ही वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होगी उस समय ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन विमुक्त होती है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग उपयोग करते हैं। और यदि प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी हम लोगों को नहीं मिल पाएगा और हम लोगों का जो जीना है वो दूभर हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से जो मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति और इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है, यानी स्टार्च के रूप में फाइनली वो संचित हो जाती है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ फिगर हैं तो इस फिगर को भी देख लीजिए। यहाँ पर आप एक पत्ती देख रहे होंगे और इस पत्ती को यहाँ पर जूम किया गया तो उसका फिगर इस प्रकार का आया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही स्टोमाटा है, यही रंध्र है जिसे रंध्र के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों तरफ ये जो सेल है इसी को गार्ड सेल के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो बिंदु बिंदु टाइप का है आप देख पा रहे होंगे, बार मैं ये जो आप देख रहे होंगे बिंदु 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 गार्ड सेल पर, यही क्लोरोफिल है, यही जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। और आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल, ये जो बिंदु बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो है ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल के बीच में ये आपका रंध्र है, स्टोमाटा है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे फिगर में। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ते हैं हम लोग हैं तो एक और फिगर देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर एक और फिगर देख पा रहे होंगे। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी किसी भी पत्ती में यदि स्टार्च है तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण हुई है।
और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च भी जो है यानी मंड भी जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पत्ती पर सौर ऊर्जा की प्रकाश पड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया और ऑक्सीजन ये विमुक्त हो रही है। और यहाँ पर पत्तियों में क्लोरोफिल है, देख पा रहे होंगे। और जल से जल एवं खनिज लिया जा रहा है जो पत्तियों तक पहुँचाई जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जब देखेंगे तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक जो बूझो है, मैं जूम कर दिया। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां जो है गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहती है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी बूझो कहना चाहती है कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनकी पत्तियां गहरी लाल होती है, बैगनी होती है अथवा भूरे रंग की होती है। तो क्या उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका भी जवाब हम लोग आगे देखेंगे। और इससे पहले एक ग्रीन बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त जो है पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी पत्ती के अलावा भी पादप के दूसरे भाग जो हरे होते हैं, यानी हरा तना या हरी ब्रांच शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी जहाँ भी क्लोरोफिल की उपस्थिति हुई वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगी। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो है सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। यानी मरुस्थलीय पादपों में जो पत्तियां होती है वो कांटा नुमा होती है, शूल के रूप में होती है। वैसा क्यों होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पत्तियों में एक जो स्टोमाटा होती है, छिद्र होती है, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है पत्तियां। तो उसी पत्तियां के माध्यम से ऑक्सीजन भी निकलती है। तो जो पेड़ पौधे जो धरती से जल ले रहे हैं, तो जल ले रहे हैं तो पादप की हर भागों में जाती हैं। और यदि उस टाइम सूर्य का प्रकाश पड़ा तो हो सकता है उष्ण के कारण, गर्मी के कारण उसी छिद्र से पानी जो है वाष्पोत्सर्जन होती है, वाष्पोत्सर्जन होकर वो वातावरण में चली जाएगी, जिससे पानी की कमी हो सकती है। इसलिए वो कांटे नुमा होता है जो छिद्र को ढके होते हैं, यानी जल को क्षय होने से बचाते हैं। इन पादपों में तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और मरुस्थलीय पादपों में जो तना होता है वो हरा होता है और हरे तना में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, यानी एक ही प्रकार के पादप को लीजिए, यानी आम को ले रहे हैं, आम के पौधा, तो आम का ही दो पौधा ले लीजिए और एक को अंधकार में 72 घंटा के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। और दोनों पौधा को 72 घंटा के लिए एक को आप अंधकार में रख दीजिए और एक को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। इसके बाद दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे अपने कक्षा 6 में किया था। और एक को अंधकार में रख दिए और एक को सूर्य प्रकाश में रख दिए। उसके बाद दोनों पत्तियों को हम लोग आयोडीन परीक्षण करेंगे, यानी उसमें स्टार्च है या नहीं है उसकी पता हम लोग करेंगे। तो स्टार्च तभी हो सकता है जब प्रकाश संश्लेषण होगा। और कक्षा 6 में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हुई है या नहीं हुई है, इसको पता करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट की मदद लेते हैं कि उस पत्ती में स्टार्च है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को गर्म पानी में खौलाते हैं। इसके बाद वहाँ से निकालने के बाद अल्कोहल में उसको डालते हैं और अल्कोहल से निकालने के बाद उसमें 2 या 3 ड्रॉप जो है आयोडीन डालते हैं। और जब उस आयोडीन के घोल को डालेंगे तो जो हरा पत्ती होता है, जो हरा रंग होता है, वो नीला रंग में बदल जाता है। यदि नीला रंग में बदल गया तो समझिए कि उस पत्ती में स्टार्च है, यानी प्रकाश संश्लेषण हुई है। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए, जो भी अवलोकन कर रहे हैं नोट करते जाइए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब जिसको अंधकार में रखे थे तो वहाँ तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रही थी। अब उसको भी प्रकाश में रखिए
तथा पुनः इसकी पत्ती पारिवोडिन परीक्षण कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ पत्तियों जो होती है वो लाल होती है, भूरे रंग की होती है, तो क्या उनमें भी क्लोरोफिल होगी? तो उस पत्तियों में भी जो है हरा रंग होती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लेकिन हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, यानी ढके हुए रहते हैं, यानी उसकी मात्रा कम होती है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे तो आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी यानी काई जैसे पादप जो है देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। यानी आपने गीली दीवारों पर, यानी ऐसे तालाब जहाँ पर पानी स्थिर होती है, बहती पानी नहीं होती है, तो पानी के ऊपर ग्रीन यानी हरे रंग का औपंकी देखे होंगे, जिसे काई भी हम लोग कहते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? तो कुछ जीवों के वृद्धि के कारण होता है और जिन्हें हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इनका हरा रंग क्यों होता है, यानी जो शैवाल है उनका हरा रंग क्यों होता है। एक मिनट, उनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो वो जो शैवाल होते हैं पानी के ऊपर या गीले दीवारों पर, तो शैवाल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल होगा और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। अब आगे देखते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। यानी पादप में हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए कि जो पादप होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी खाद्य का जो संश्लेषण होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसे हम लोग देखते हैं बारी बारी से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। हम लोगों ने भी देखा कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग जो है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। और कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, तो इसका उपयोग जो है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनीय पदार्थ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनीय पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप जो है इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी वायु में जो गैसीय रूप में है उसका उपयोग पादप नहीं करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में विमुक्त करते हैं, यानी उसको मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और फिर उसी मिट्टी के माध्यम से और जल के माध्यम से पौधे जो है उसका उपयोग कर पाते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। हम सभी देखे होंगे कि किसान, और देखते भी हैं कि खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की
नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप जो है खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी हम लोग देख लें, नाइट्रोजन की यदि कमी होती है तो किसान डालते हैं, उर्वरक और खाद डालते हैं, और उसके बाद जो पादप है वो जल के माध्यम से उन सभी को उस नाइट्रोजन को जो घोल के रूप में होता है ले लेता है। इसके बाद पादपों में पोषण की अन्य विधियां भी हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। तो वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखेंगे कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। यानी कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं और वो हम लोगों जैसा ही दूसरे जीवों पर यानी पादपों पर निर्भर होते हैं। तो वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी वो विषमपोषी हो गए। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। अब देखते हैं फिगर चित्र 1.5 को। देखिए आप चित्र 1.5 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चित्र 1.5 और ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर पिल्ले पिल्ले तार के रूप में, वायर के रूप में इस पर चढ़ा हुआ है। तो आप इसे भी देख रहे होंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इसको जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा। ये अमरबेल का पादप है, अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी जो पीले रंग का है लत्तर के रूप में लिपटा हुआ, वो अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिस पर चढ़े होते हैं। जिस पर ये आरोपित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह जो है पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जो है, जैसे अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। यानी जितने भी जिस पौधे पर उस पर पड़े रहते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसके पोषक पदार्थों को ही अपना लेकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी जो है परजीवी हैं, एक प्रकार के परजीवी हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आपको इस पर विचार करना चाहिए। हमने अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यानी क्या मानव भी एक परजीवी है, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित है भोजन के लिए? तो बिल्कुल है। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जो है जैसे जो भी परजीवी हैं? तो बिल्कुल परजीवी हैं और दूसरे पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? यानी यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधा का नाम जानते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पादप, ऐसे पौधे हरे अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब से पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चित्र 1.6 के पादप को देखिए। यानी इस पादप के बारे में कहा जा रहा है, इसके घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती की रूपांतरित भाग है। यानी इसकी जो पत्ती है देख रहे होंगे, ऊपर में छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर एक घड़ा के समान हो गया। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ढक्कन के रूप में है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। बाल जैसे अंदर जो है वो रोम होते हैं, और जैसे ही इसमें कीड़ा जाता है तो उन बालों में फंस जाता है और इस ढक्कन के माध्यम से ढक लेता है। नीचे की ओर ढलके रहते अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों के
रोमों के बीच फंस जाता है, रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और उस घड़ा में उपस्थित जो पाचक रस होता है उसके माध्यम से कीटों का पाचन हो जाता है, वो पादप पाचन कर लेती है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, यानी ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण कर रहे हैं कीटभक्षी पादप हो गए। तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सैंड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। यानी इसके अलावा जो है यानी अमरवेल वीनस फ्लाई ट्रैप एवं सैंड्यू एक कीटभक्षी पादप हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो आगे आप स्क्रीन पर एक और भी देख पा रहे होंगे कि बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है एवं प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है। एक घटपर्णी के बारे में कह रहा है कि घटपर्णी जो है यानी जो पिचर प्लांट है वो हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण तो कर सकता है, करता भी है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। इसका भी जवाब आगे है कि असंभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो बिल्कुल यानी ये जो घटपर्णी पौधे हैं ऐसे जगहों पर होते हैं जहाँ पे इन्हें पोषक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण नहीं मिल पाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण वो ढंग से नहीं कर पाता है। अब आगे देखते हैं और आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मृतजीवी। तो आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। यानी वर्षा के दिन में जो वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ होती है, तना होती है, छाल होती है, तो उन पर छत्ते के समान एक गुच्छा जैसा संरचना आ जाती है। तो वे कैसे पोषण लेते हैं, उन्हें किस प्रकार की पोषकों की आवश्यकता होती है और वे पोषक कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसे भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बूझो जानना चाहती है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। यानी वो जो सड़े गले लकड़ियों टहनियों और तने पर जो आती हैं वो सफ़ेद कलर का, तो उसमें तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो सकता है, तो भोजन कैसे बनाता है। उसमें मुख भी नहीं है कि वो भोजन को किसी अन्य जीव को वो कर लें ग्रहण, तो वे कैसे भोजन अपने आप को लेते हैं, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इसे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मशरूम के पैकेट है, सड़ी गली वस्तुओं पर उगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मशरूम सड़े गले चीज़ों पर उग जाती हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी के माध्यम से ब्रेड जो है, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिंगा लें, एक ब्रेड लें और इसे पानी में भिगो दें और इसके बाद नम उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखने दीजिए जब तक उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। यानी जब तक उस रोएं जैसा नहीं दिखाई देने लगे तब तक उसको वहाँ पर भिंगा कर छोड़ दीजिए। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो ये धब्बे किस रंग के होंगे, उस पर धब्बे जैसा हो जाएगी, रोएं जैसी संरचना हो जाएगी। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको अवलोकन करेंगे और उन अवलोकनों को नोटबुक में लिखना भी है। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगे। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक राशियों का स्राव करते हैं अपनी ओर से तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी घोल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर में ब्रेड पर, इसको जूम करने के बाद यहाँ दिखाया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहलाती है।
मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है वो मृतजीवी कहलाते हैं, यानी ऐसे जीव जो मृत सड़े गले एवं जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वैसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक यानी फंजाई जो है वह चार चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है, यानी वर्षा ऋतु में ज़्यादा कवक की वृद्धि होती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। बरसात में देखे ही होंगे, जूता अगर भीग जाता है तो वो भी सड़ने गलने लगता है, उस पर भी कवक आ जाती है। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, तो इसका भी जवाब मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे समानतः कवकों के जो बीजाणु है वायु में उपस्थित होते हैं। जब भी वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, यानी वे वायु में उपस्थित होते हैं और जहाँ नम एवं उष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहते हैं कि क्या कवक रोग जो होते हैं वो कवक जो है रोग कारक भी होते हैं, यानी उनसे भी कोई अनाज खराब हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक जो हैं पादपों, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। जैसे जो भी कुछ कवक और छत्रक थे जिसे हम लोग भी भोजन के रूप में मशरूम का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो रोग का कारक होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास यानी कोई रहने का जगह दे दिया तो कोई पोषक तत्व यानी भोजन प्रदान कर दिया। इस प्रकार से दोनों जीव साथ रहते हैं और ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करता है, यानी वृक्ष कवक को भोजन दे दिया और बदले में कवक क्या दे दिया, तो जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इसके बाद हम लोग आगे जब देखेंगे तो आगे देख पा रहे हैं कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। यानी लाइकेन में शैवाल होता है और कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो शैवाल जो है शैवाल को रहने का स्थान जो यानी कवक जो है वो शैवाल को रहने का जगह जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है, तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख पा रहे होंगे, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पौधा यदि उपजाई जाती है भूमि में तो पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो मृदा से ही लोग करते हैं। यदि मान लिया कि चलिए कि धान या गेहूं की खेती हो रही है तो पोषक तत्व वो धान एवं पौधा ले लिया, इसके बाद उसमें पोषक की कमी हो गई तो वो जो पोषक की कमी हो गई उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, इसको हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? हम लोगों ने देखा है धान एवं गेहूँ के खेतों में किसान जो है खाद या उर्वरक का छिड़काव करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप जो है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो किसान जो है
इसकी पूर्ति खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करके करते हैं। इसके बाद आगे देख पा रहे होंगे कि मृदा में इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यानी जिसकी अगर आवश्यकता हो पौधा की उसकी पूर्ति हम लोग कर देंगे तो वह पादप स्वस्थ रहेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानांतर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। यानी जो वायु में नाइट्रोजन होता है गैस के रूप में, उसका उपयोग ये लोग नहीं कर पाते हैं पादप। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं राइजोबियम जीवाणु तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है। अतः उनमें जो है सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानांतर उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप जो हैं स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं जो मृतजीवी होते हैं, परजीवी एवं मृतजीवी जो होते हैं और दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। यानी जितने भी प्राणी हैं या तो फिर वो पादप पर निर्भर रहेंगे या फिर पादप को खाने वाले जानवर या जंतु पर निर्भर रहेंगे। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे जो हैं आंशिक विषमपोषी है? यानी जो कीटभक्षी पादप जो हैं, यानी ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, तो क्या विषमपोषी हैं? तो बिल्कुल हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे जब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में जो प्रमुख शब्द है स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, तो इन सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। कीटभक्षी पादप है, पोषक है, परजीवी है, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपने क्या सीखा, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है और इस खाद्य का उपयोग अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। यानी जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। यानी हरे पादप जो है वो सरल रासायनिक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज की मदद से वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट वो जटिल रासायनिक पदार्थ हो जाता है। सरल रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनता है और इसके बाद वो जो है वो जटिल बन जाता है, जटिल रासायनिक पदार्थ बन जाता है। इसके बाद तो कुछ और पॉइंट है तो उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। यानी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनके उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण उसमें निर्मुक्त होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग जितने भी जीव हैं वो अपने जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। कवक जो है अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं
वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है, यानी अमरबेल जो पादप वो परजीवी है, दूसरे जीवों पर निर्भर है, दूसरे पादपों पर निर्भर है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट देख पा रहे होंगे नीचे कि कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर का कुछ प्रश्न है, तो जो भी प्रश्न है उसका प्रश्नोत्तरी वीडियो है और इस वीडियो के जस्ट बाद आएगी, तो उस वीडियो को भी आप सभी देख लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे NCERT के हिंदी माध्यम का जो बुक है क्लास 7th के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 7th के लिए क्लास 7th NCERT जो और चैप्टर 1 है पादपों में पोषण। NCERT सॉरी एक मिनट NCERT हिंदी माध्यम का बुक है और क्लास 7 के जो चैप्टर 1 है विज्ञान विषय का जो फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण, तो इसका हम लोग डिस्कशन वीडियो में देखे हैं। तो अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए